हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महान भारतीय विचारक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। टू द पॉइंट, क्विक फास्ट। तो हमारी चर्चा का विषय है ईवी रामास्वामी नायकर, भारतीय विचारक, राजनीतिक विचारक। इनका संबंध दक्षिणी भारत से रहा है। जाति प्रथा विरोधी विचारक रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं ये ईवी रामास्वामी नायकर। इनका जो जीवन की अवधि है वो 1879 से 1973 के मध्य मानी जाती है। यानी 1879 को इनका जन्म हुआ है और 1973 को इनकी मृत्यु हुई है। ये इनकी जीवन अवधि रही है। ईवी रामास्वामी का पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम था इरोड वेंकट नायकर। ईवी रामास्वामी का पूरा नाम क्या है तो हम कह सकते हैं इरोड वेंकट नायकर। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत की जातियों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रयत्न किए, विभिन्न आंदोलन चलाए और समाज सुधार पर इन्होंने मुख्य बल दिया था। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक दक्षिणी भारत के जननायक और सामाजिक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म नायडू परिवार कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक स्थान पर हुआ था। यानी ये आधुनिक दक्षिणी भारत के जननायक और सामाजिक क्रांतिकारी कहलाते हैं। इनका जन्म है नायडू परिवार में हुआ था, जो है कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और कोयम्बटूर जिला है जो वर्तमान में तमिलनाडु स्टेट में है। ये नायडू परिवार एक निम्न जाति का परिवार माना जाता था उस वक्त। इस परिवार को भिन्न अन्याय सहने पड़े। ईवी रामास्वामी ने सामाजिक भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा और हिंदू पौराणिक कथाओं पर तीव्र प्रहार किया। एंड इन्होंने विरोध किया था सामाजिक भेदभाव का। वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, मूर्ति पूजा है और हिंदुओं की जो पौराणिक कथाएं थी उनकी इन्होंने आलोचना की थी ईवी रामास्वामी नायकर ने। रामास्वामी के अनुयायी इन्हें पेरियार के नाम या महामान्यवर के रूप में याद करते हैं। यानी रामास्वामी के जो अनुयायी है, जो भक्त है, जो इनके शिष्य है, वो इन्हें पेरियार भी कहते हैं और महामान्यवर भी कहते हैं। इन नाम से वो पुकारते थे ईवी रामास्वामी को। ये जो पेरियार या महामान्यवर, इस संबंध का ये जो संबोधन है, ये बाबा साहिबा के समांतर माना जा सकता है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इनके महत्वपूर्ण विचारों पर। इनके जो प्रमुख विचारक है, इनके जो विचार रहे हैं, इन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सामाजिक भेदभाव का तीव्र विरोध किया था। यानी रामास्वामी जी ने अपने जो जीवन काल था उसमें इन्होंने सामाजिक जीवन में सामाजिक जो भेदभाव बरता जा रहा था उसका इन्होंने तीव्र विरोध किया और उसकी आलोचना की। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह प्रश्न हमारा, ईवी रामास्वामी किस कार्यक्रम से आकर्षित होकर 1920 में कांग्रेस में शामिल हुए। यानी इरोड वेंकट रामास्वामी किस कार्यक्रम से आकर्षित होकर 1920 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्पृश्यता उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस कार्यक्रम से वो प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। और जनसाधारण के उत्थान का कार्यक्रम भी वो कहलाता है। अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम और जनसाधारण के उत्थान के कार्यक्रम से प्रभावित होकर रामास्वामी जी है जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामास्वामी जी के बारे में सत्य कथन है। तो हमने यहां सत्य कथनों का भी चयन किया है ओनली। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था, ये बिल्कुल सत्य बात है। खादी के प्रयोग को इन्होंने बढ़ावा दिया था, इसके ऊपर भी इन्होंने बल दिया था। मद्रास प्रेसिडेंसी की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल सत्य है। रामास्वामी जी है तो उस समय
मद्रास प्रेसिडेंसी के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। यानी तीनों पॉइंट है, तीनों जो कथन है ये सत्य है रामास्वामी जी के बारे में, ध्यान रखिएगा आप इन्हें। चलते एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है, रामास्वामी नायकर ने सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए वाइकम सत्याग्रह किया था। वाइकम सत्याग्रह का सहारा किससे प्रेरित होकर लिया था? यानी रामास्वामी नायकर ने सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए वाइकम सत्याग्रह का सहारा किससे प्रभावित होकर या प्रेरित होकर लिया था? तो ये लिया था इन्होंने, गांधी जी ने अन्याय से लड़ने के लिए सत्याग्रह की जो राह दिखाई थी, यानी सत्याग्रह से प्रभावित होकर इन्होंने वाइकम सत्याग्रह का सहारा लिया था। गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर इन्होंने वाइकम सत्याग्रह अभियान चलाया था ईवी रामास्वामी जी ने। ध्यान रखिएगा कि रामास्वामी नायकर ने सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए वाइकम सत्याग्रह का सहारा किससे प्रेरित होकर लिया है? तो इसका उत्तर होगा गांधी जी ने अन्याय से लड़ने के लिए जो सत्याग्रह की राह दिखाई थी, जो सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था, उससे प्रभावित होकर ईवी रामास्वामी जी ने भी वाइकम सत्याग्रह चलाया था। अब वाइकम सत्याग्रह या अभियान ही क्या है यह हमें देखना बहुत ही जरूरी है, इससे जुड़े हुए फैक्ट। तो वाइकम है जो एक तावड़कोर की एक रियासत थी। तत्कालीन समय में वाइकम तावड़कोर की एक रियासत थी। यहां निम्न जाति के लोगों को मंदिर के पास की सड़क पर आने जाने की अनुमति नहीं थी। वाइकम में एक मंदिर बना हुआ था, वहां उस मंदिर पर निम्न जाति के जो लोग थे उन्हें मंदिर के पास की सड़क पर आने जाने की अनुमति भी नहीं थी। मंदिर में तो वो जा ही नहीं सकते हैं, उन्हें सड़क पर चलने की भी अनुमति नहीं थी। इतना उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। उस समय तावड़कोर कांग्रेस सदस्यों की मांग पर इन्होंने वाइकम सत्याग्रह चलाया था। यानी कांग्रेस सदस्यों की मांग पर ईवी रामास्वामी जी के नेतृत्व में वाइकम आंदोलन चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? वो इसलिए चलाया गया था कि वहां निम्न जातियों के लोगों को मंदिर के पास की सड़क पर आने जाने की अनुमति नहीं थी, साथ ही मंदिर में प्रवेश की उन्होंने अनुमति नहीं थी। ये जो उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा था, इस भेदभाव, इस सामाजिक भेदभाव, जाति प्रथा विरोधी भेदभाव, निम्न जातियों के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा था, इस भेदभाव को लेकर ईवी रामास्वामी जी ने वाइकम सत्याग्रह चलाया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस वाइकम सत्याग्रह के माध्यम से इन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध उत्तेजनक भाषण दिए और उन पर कटाक्ष किया था। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध इन्होंने आलोचना की, उनके विरुद्ध, और उनके विरुद्ध इन्होंने उत्तेजनाजनक भाषण दिए और उनका विरोध किया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे वाइकम सत्याग्रह संबंधित। नेक्स्ट इनके बारे में चर्चा करते हैं। इस वाइकम सत्याग्रह के बाद इन्होंने क्या किया? तो आप ध्यान रखिए, वाइकम सत्याग्रह का संबंध किससे है? यह किससे प्रभावित होकर चलाया गया था? यह चलाया गया था गांधी जी के अन्याय से लड़ने के सत्याग्रह से प्रभावित होकर चलाया गया था। और इस वाइकम सत्याग्रह में क्या किया गया, चलाने का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि वहां निम्न जाति के लोगों को मंदिर के पास की सड़क पर आने जाने की अनुमति नहीं थी और साथ ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी। उनके साथ जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, सामाजिक भेदभाव उनके साथ जो बरता जा रहा था, उसके विरोध में कांग्रेस सदस्यों की मांग पर, तावड़कोर कांग्रेस सदस्यों उनकी कमेटी की मांग पर वाइकम सत्याग्रह है जो ईवी रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में चलाया गया था। और ईवी रामास्वामी जी ने इस वाइकम सत्याग्रह के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध इन्होंने बिगुल बजाया, उनका इन्होंने विरोध किया था, उनके ऊपर कटाक्ष किया कि आप हमारे साथ जो भेदभाव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। इनका अगला कदम क्या था ईवी रामास्वामी जी का? 1925 में सरमो देवी के गुरुकुल में चले आ रहे सामाजिक भेदभाव का इन्होंने विरोध किया था। यानी 1925 में जब ईवी रामास्वामी नायकर और उनके शिष्यों को, उनके भक्तों को पता चला कि सरमो देवी का जो गुरुकुल स्कूल है उसमें सामाजिक भेदभाव, जाति प्रथा विरोधी भेदभाव, निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, गैर ब्राह्मणों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसका इन्होंने विरोध किया था ईवी रामास्वामी जी 1925 में। स्कूल का नाम है सरमो देवी का गुरुकुल स्कूल। इसमें गुरुकुल में क्या होता था कि गैर ब्राह्मण लड़कों को ब्राह्मण लड़कों के साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होती थी। यानी इस गुरुकुल में
गैर ब्राह्मण लड़कों को ब्राह्मण लड़कों के साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होती थी। इसका ईवी रामास्वामी नायकर था, उनके समर्थकों ने इसका भरपूर विरोध किया। इसके बाद नायकर ने कांग्रेस कमेटी में ये एक संकल्प पारित कराया, यानी उन्होंने एक संकल्प पारित करवाया, एक अध्यादेश बनवाया कि जो भी संगठन राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेगा वह जन्म के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। उन्होंने एक अपना विचार है जो कांग्रेस कमेटी में रखा था कि कांग्रेस कमेटी में यह संकल्प पारित करा दिया था कि जो भी संगठन राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेगा वह जन्म के आधार पर लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। एक बार पुनः देखिए, इन्होंने कहा था, नायकर जी ने कहा था कि जो भी संगठन यदि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहता है वह जन्म के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं करे। उन्होंने ये एक हिदायत दी थी और एक संकल्प के माध्यम से। तो यह भी जरूरी है, आप याद रखें, हो सकता है यहां से क्वेश्चन पुट अप कर जाए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब क्या होता है कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो रहा था, जो इनको मध्य जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था, धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण सदस्यों के मतभेद उत्पन्न हो गया, इन दोनों के मध्य। इन स्थितियों को देखकर नायकर ने स्वयं कांग्रेस के पुनर्गठन का मुद्दा उठाया। जब कांग्रेस के भीतर ही ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण लोगों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो गया, जो असंतोष है जो एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो गया, उसको देखते हुए, उन हालातों को देखते हुए रामास्वामी जी ने कांग्रेस के पुनर्गठन का मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस का पुनर्गठन होना ही चाहिए। जब असंतोष उत्पन्न हो गया है इन दोनों मुद्दों को लेकर, दोनों जातियों के मध्य, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के मध्य, तब इन्होंने कांग्रेस के पुनर्गठन का मुद्दा उठाया था। इन्होंने एक कथन कहा था उस मुद्दे को लेकर, ब्राह्मणों के प्रभुत्व का अंत करने के लिए ब्रिटिश शासन के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मणवाद का अत्याचार सहन करना पड़ेगा। यानी उस वक्त उन्होंने एक फेमस कोटेशन कहा था, कथन कहा था कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व का अंत करने के लिए ब्रिटिश शासन के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मणवाद का अत्याचार है जो सहन करना पड़ेगा। ये उन्होंने कथन कहा था। बहुत ही फेमस इनका कथन है। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस विचारक ने ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व का अंत करने के लिए, ब्राह्मणों के प्रभुत्व का अंत करने के लिए ब्रिटिश शासन के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मणवाद का अत्याचार सहन करना पड़ेगा, यह कथन कहा था। ईवी रामास्वामी नायकर ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। नायकर व कांग्रेस में मतभेद हो गया, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था, उस पर नायकर और कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। अब मतभेद क्या थे? कांग्रेस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करना चाहती थी, जबकि ईवी रामास्वामी जी है जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बरकरार रखना चाहते थे। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1919 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसके तहत मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया था। और 1919 में भी सिख है, ईसाई है इत्यादि दलित वर्ग के जो समुदाय है, इन्हें भी विधानमंडलों में अपने मत का प्रयोग करने के लिए अलग निर्वाचक मंडल की इनके लिए व्यवस्था की गई थी, ताकि निम्न जातियों का है जो उदार हो, उनके साथ जो सामाजिक भेदभाव है बढ़ता जा रहा है उसमें कुछ सुधार हो, उसके लिए उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था 1909 के माध्यम से, 1919 के माध्यम से और 1935 के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस इस प्रतिनिधित्व को समाप्त करना चाहती थी, जबकि ईवी रामास्वामी जी इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखना चाहते थे, ताकि दलित वर्ग और निम्न जातियों का उत्थान हो और उन्हें विभिन्न अवसर प्रदान किए जाए, उनकी अवसर में भागीदारी हो। तो इसको लेकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर नायकर व कांग्रेस में मतभेद पैदा हो गया।
कांग्रेस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करना चाहती थी, जबकि पेरियार इससे बनाए रखना चाहते थे। इन्होंने इसका विरोध किया था, समाप्त करने का इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने एक और कथन कहा था इस मुद्दे पर। वो इनका कथन यह है, यदि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं रहेगी तो गैर ब्राह्मणों को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में उपयुक्त हिस्सा नहीं मिलेगा और सामाजिक श्रेणी तंत्र में उनका स्थान बहुत नीचा रहेगा। यानी उन्होंने कहा था यदि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं रहेगी तो गैर ब्राह्मणों को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में उपयुक्त भागीदारी नहीं मिल पाएगी, यानी हिस्सा नहीं मिल पाएगा, और सामाजिक श्रेणी तंत्र में उनका स्थान है जो सबसे नीचा होगा। यह उन्होंने एक कथन कहा था इस मुद्दे पर। यानी उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है जो बरकरार रहनी चाहिए, दलित वर्ग और निम्न जातियों को भी उसमें अवसर प्रदान किए जाए। इस प्रकार उन्होंने यह कथन कहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, वर्णाश्रम धर्म पर इन्होंने प्रहार किया और इसका इन्होंने विरोध किया था। वर्णाश्रम धर्म हिंदू धर्म की वह व्यवस्था थी जिसमें हिंदुओं को जन्म के आधार पर 4 जातियों क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र में बांटा गया था। यानी वर्णाश्रम धर्म हिंदू की वह व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जन्म के आधार पर जातियों को 4 वर्गों में बांटा गया था, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, तथा इन वर्णों के जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में इनके जीवन को बांटा गया था। इनका नायकर ने इस व्यवस्था का नायकर ने विरोध किया था। इन नायकर ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का प्रतीक मानते हुए इसकी कटु आलोचना की और इसका उन्होंने विरोध किया था। वर्णाश्रम धर्म के प्रश्न पर नायकर व गांधी जी के विचार आपस में नहीं मिलते थे। यदि कोई कथन आ जाए कि निम्नलिखित में से ईवी रामास्वामी जी के बारे में सत्य कथन कौन सा है, तो वर्णाश्रम धर्म के प्रश्न पर नायकर व गांधी जी के विचार समान थे? बिल्कुल नहीं थे। वर्णाश्रम धर्म के प्रश्न पर नायकर व गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग अलग नहीं थे, एक दूसरे के विरोधी थे, वो आपस में मिलते नहीं थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, जबकि नायकर वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। नायकर मानते थे कि वर्णाश्रम धर्म अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देता है, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। नायकर वर्ण व्यवस्था के बारे में यह मानते थे कि यह अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देता है। अब नेक्स्ट धीरे धीरे नायकर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना की। नायकर महोदय ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए। जस्टिस पार्टी की इन्होंने स्थापना की। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम है जो द्रविड़ कसगम रखा गया। नाम चेंज करके क्या रखा? द्रविड़ कसगम। फिर धीरे धीरे कालांतर में जस्टिस पार्टी में फूट पड़ जाने से एक अलग पार्टी का निर्माण हुआ, वह थी द्रविड़ मुनेत्रम कसगम, डीएमके। नायकर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इन्होंने जस्टिस पार्टी का निर्माण किया और 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कसगम रखा गया। धीरे धीरे जस्टिस पार्टी में भी फूट पड़ जाने के कारण इसका एक अलग पार्टी का निर्माण हुआ, वो थी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्रम कसगम। इस प्रकार उनकी ये यात्रा रही। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इनसे जुड़े और महत्वपूर्ण फैक्ट। अब इन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था रामास्वामी जी ने, वो था आत्म सम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। इनका प्रसिद्ध आंदोलन रहा है आत्म सम्मान आंदोलन या सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। 1925 में समाज सुधार कार्यक्रम हेतु इन्होंने अभियान चलाया था, समाज सुधार हेतु। आत्मसम्मान अभियान या स्वाभिमान आंदोलन भी कहा जाता है। यानी इस आत्मसम्मान आंदोलन को आत्मसम्मान अभियान या स्वाभिमान आंदोलन भी कहा जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। ये 1925 में चलाया गया था समाज सुधार हेतु, ताकि दक्षिण भारत की जो निम्न जातियां हैं, जो दलित वर्ग है, उनके उत्थान हो, उनके साथ जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है उससे समाप्त किया जाए, उस उद्देश्य लेकर इन्होंने यह आंदोलन चलाया था। इस आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का जो मुख्य उद्देश्य क्या था उसे हमें देखना जरूरी है। यह था तमिल प्रदेश के गैर ब्राह्मणों के मन में अपनी द्रविड़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाना, दक्षिण भारत की निम्न जातियों का उत्थान करना। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था
वह था तमिल प्रदेश के जो गैर ब्राह्मण के मन में जो अपनी द्रविड़ परंपरा पर जो गर्व का भाव जगाना था, साथ ही दक्षिण भारत की निम्न जातियों का उत्थान करना और उनके साथ जो सामाजिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है उसे समाप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मसम्मान आंदोलन का, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का। इस आंदोलन के माध्यम से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी गई। ब्राह्मण जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे उसे इन्होंने चुनौती प्रदान की तथा सारे गैर ब्राह्मणों के मन में एकता की भावना भरने का प्रयत्न किया इस आंदोलन के माध्यम से रामास्वामी जी ने। इस आंदोलन के अंतर्गत हिंदुओं की पौराणिक कथाओं का खंडन किया गया तथा उनकी आलोचना की गई। कुछ प्रमुख ग्रंथ थे, मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया गया, पौराणिक कथाओं के चरित्रों की नई व्याख्या की गई। जो पौराणिक कथाएं थी, जो पौराणिक ग्रंथ थे, उनकी व्याख्या एक अलग ढंग से की गई। वर्ण व्यवस्था को मिटाने के लिए इस आंदोलन के नेताओं ने संकल्प पारित किया कि लोगों को अपने नाम के साथ जाति सूचक उपनाम नहीं लगाना चाहिए। यानी इस आंदोलन में एक डिसीजन लिया गया कि वर्ण व्यवस्था को मिटाने के लिए इस आंदोलन के नेताओं ने संकल्प पारित किया कि लोगों को अपने नाम के साथ जाति शुष्क उपनाम नहीं लगाने चाहिए। यानी जाति शुष्क उपनाम नहीं लगाना चाहिए, ये इसमें संकल्प पारित किया था कि आप अपनी जाति को अपने नाम के साथ नहीं लगाएं। स्त्री पुरुषों के समान अधिकार की मांग की गई थी इस आंदोलन में। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिले। संपत्ति के उत्तराधिकार में स्त्रियों के लिए समान हिस्से की वकालत की गई। यानी संपत्ति का जो उत्तराधिकार है उसके अंतर्गत कहा गया कि स्त्रियों को भी समान हिस्सा मिले, उसकी समान भागीदारी होनी चाहिए। विवाह विच्छेद के मामले में स्त्रियों की इच्छा को पुरुषों के बराबर मान्यता देने का समर्थन किया गया। विवाह विच्छेद होता है उसके मामले में स्त्री की इच्छा को पुरुषों की इच्छा के समान दर्जा दिया गया। ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व के चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान विवाह उत्सव का आयोजन किया गया था। यानी ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान विवाह उत्सव, सेल्फ रेस्पेक्ट वेडिंग का आयोजन किया गया था। इस आत्मसम्मान विवाह उत्सव के जरिए ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाए बिना विवाह संस्कार संपन्न कराए गए थे। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मस्ट। आत्मसम्मान विवाह उत्सव का आयोजन किसने किया? रामास्वामी जी के नेतृत्व में किया गया। इसके तहत क्या किया गया कि ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाए बिना विवाह कार्य संपन्न किए गए थे, विवाह संस्कार संपन्न किए गए थे। नेक्स्ट, इनसे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं हम। दक्षिण भारत में एक भाषा विवाद गिरा गया था उस वक्त। रामास्वामी जी के समय एक भाषा विवाद ने अपना रूप धारण कर लिया था। वो क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी में जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्कूल स्तर पर हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में दक्षिण भारत में जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्कूली स्तर पर हिंदी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था और मातृभाषा को मुख्य स्थान नहीं दिया गया था, उसका नायकर ने और अपने शिष्यों के साथ उन्होंने इसका कट्टर विरोध किया था। इस हिंदी की अनिवार्य शिक्षा का उन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने हिंदी विरोध के दो कारण प्रमुख माने जाते हैं। रामास्वामी जी द्वारा हिंदी का विरोध करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह माना जाता है कि तमिल प्रदेशों में हिंदी को लागू करने का अर्थ उन्होंने ये माना कि संस्कृत का पुनरुत्थान करना। यानी रामास्वामी जी संस्कृत भाषा से अपना अलग नाता रखते थे, उसका वो विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि तमिल प्रदेश में हिंदी को लागू करना संस्कृत का पुनरुत्थान करने के समान। उन्होंने कहा हिंदी को लागू करना संस्कृत का पुनरुत्थान करना होगा, इस कारण उन्होंने इसका विरोध किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि मातृभाषा की शिक्षा अनिवार्य नहीं थी। उन्होंने जो कानून लागू किया उसके अंतर्गत मातृभाषा की शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि इसका विरोध स्वाभाविक करना था, क्योंकि दक्षिण भारत में मातृभाषा है तो द्रविड़ भाषा थी, द्रविड़ भाषा प्रचलित थी, तमिल भाषा प्रचलित थी। मातृभाषा को उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया था, केवल हिंदी को अनिवार्य किया गया था। इसलिए इन्होंने हिंदी को लागू करना जो अनिवार्य किया गया था उसका इन्होंने विरोध किया था। ध्यान रखिए, यानी हिंदी विरोध का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने एक कथन कहा था, मातृभाषा को पराई आर्य भाषा के आक्रमण से बचाने का आह्वान किया।
क्वेश्चन बन सकता है कि मातृभाषा को पराई आर्य भाषा के आक्रमण से बचाने का आह्वान किसने किया? ईवी रामास्वामी जी ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट है। और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है उन्हें भी हम देखते हैं। नायकर ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। यानी ईवी रामास्वामी जी ने दो राष्ट्रों का जो सिद्धांत था, टू नेशन थ्योरी थी, जिसके समर्थक थे नेता मोहम्मद अली जिन्ना, उससे जुड़ा हुआ यह सिद्धांत था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसका इन्होंने समर्थन किया था। ध्यान रखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है ईवी रामास्वामी जी ने। साथ ही इन्होंने भारत विभाजन का समर्थन किया था और इन्होंने पाकिस्तान की तर्ज पर द्रविड़िस्तान नामक एक नए देश की मांग उठाई थी। यानी नायकर ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, भारत विभाजन का समर्थन किया, पाकिस्तान की तर्ज पर द्रविड़िस्तान बनाने की इन्होंने मांग उठाई थी। यह इनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से ईवी रामास्वामी जी द्वारा जो कदम उठाए गए थे उनके बारे में सत्य कथन है या नहीं है। तो हमें यह भी ध्यान होना बहुत ही जरूरी है कि नायकर ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, भारत विभाजन का समर्थन किया, पाकिस्तान की तर्ज पर द्रविड़िस्तान बनाने की मांग उठाई। आज की इस वीडियो सीरीज में हमने ईवी रामास्वामी नायकर से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। यह हमारी वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करें आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी और ऊर्जा मिले, हम भी आपसे प्रेरित हो और आपकी सहायता के लिए कुछ नई वीडियो सीरीज आपको प्रदान करें। और इससे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी मैं आपके समक्ष लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका रिवीजन है जो बना रहे। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन है जो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आप राजनीति विज्ञान से जुड़े और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में।